फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। महरूमी नजर आता है तो आज हमको इस बात पे गौर और फिक्र करना है कि आज ये हक तलफी, एहसास महरूमी, नाइंसाफी क्यों नजर आती है। ये नजर इस वजह से आती है कि हमारे अपने सफों में हमने इत्तेहाद को पैदा नहीं किया। इत्तेहाद के जरिए हम हकीकी नुमाइंदों को जो हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी तकलीफ को जानते हैं, अगर ये मुंतखब होते तो शायद नाइंसाफी इंसाफ में बदल जाती, हक तलफी हक में तब्दील हो जाती और हम शायद एहसास महरूमी का शिकार न होते। आज हिंदुस्तान की सियासत में दो हिस्से बन गए हैं। एक हिस्सा उन लोगों का है जो भी बात वो कहते हैं उसी बात को वो सही कहते हैं, और अगर कोई उनकी बात के खिलाफ जाता है तो उनको एंटी नेशनल या देशद्रोह कहकर मुखातिब करते हैं। तो दूसरी तरफ एक और हिस्सा है जो अपने आप को इस मुल्क के सेकुलरिज्म के मुहाफिज बताते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर वोट हासिल करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को मुसलसल नजरअंदाज करते रहे। एक हिस्सा, एक सियासी हल्का बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस या शिवसेना, ये लोग सिर्फ हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की सियासत करते हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी या फिर समाजवादी या फिर कोई और दूसरी सेकुलर पार्टियां हैं, तो ये लोग तो बातें तो सबकी करते हैं लेकिन कभी भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को उसका हक नहीं दिया। और आज आपको और हमको इस बात पर गौर और फिक्र करनी होगी कि क्या हमने हर एक का साथ नहीं दिया, हमने हर सियासी जमात का साथ दिया। 70 वर्ष की तारीख में हमने नेहरू का साथ दिया, इंदिरा गांधी का साथ दिया, राजीव गांधी का साथ दिया, लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, वीपी सिंह का साथ दिया, मोरारजी देसाई का साथ दिया, देवे गौड़ा का साथ दिया, इंद्र कुमार गुजराल का दिया, चंद्रशेखर का दिया, पीवी नरसिम्हा राव का दिया। फिर सोनिया गांधी जब सियासी मैदान में आई तो हमने उनका भी साथ दिया। किसका साथ हमने नहीं दिया? लेकिन सवाल यह है कि आखिर सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे, सबसे कमजोर हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अक़लियत से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान ही क्यों है? यह एक सवाल है हर जहन में कि आप गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट से लेकर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो या रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर आपकी रियासत महाराष्ट्र के महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट क्यों ना हो, सारी की सारी रिपोर्टें यही बात कहती हैं कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ SC ST से भी अगर कोई पीछे है तो वो मुसलमान है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ मुसलमान क्यों है? उसकी वजह यही है कि हिंदुस्तान के किसी भी सियासी जमात ने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया, उनको उनका हक नहीं दिया। और आज जब हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि हमारे मुल्क का दस्तूर बहुत अच्छा दस्तूर है,
हमारे मुल्क के दस्तूर में कोई इम्तियाज नहीं है किसी के साथ कोई जानिबदारी नहीं है। हमारे मुल्क के दस्तूर में हिंदुस्तान के हर शहरी को बराबर का हक दिया गया है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। लेकिन आज ये मुल्क में हम अगर उठकर सवाल करते हैं कि क्या बात है कि आज इस मुल्क का सबसे बड़ी अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, तो उस पूछने वाले पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्जाम लगाया जाता है। तो मैं आज यही बात आपको बताने और समझाने आया हूं कि जब तक हमारी अपनी आवाज नहीं होगी, हमारी अपनी जमात नहीं होगी, हमारा अपना इत्तेहाद नहीं होगा, तो तब तक हम इसी तरीके से पिछड़े हुए रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और अगर आज कोई ये कहता है कि हिंदुस्तान से उसको मोहब्बत है और हिंदुस्तान को अगर कोई कहता है कि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को हम एक मजबूत मुल्क बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को हम एक ताकतवर मुल्क बनाना चाहते हैं या सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो आप बताइए क्या कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा जब तक कि उस मुल्क में रहने बसने वाले हर शहरी को इस बात का एहसास नहीं दिया जाता कि वो महफूज है। आज हिंदुस्तान में ज्यादातर मुसलमानों में इस बात का एहसास है कि वो गैर महफूज है, तो दूसरी तरफ कोई भी मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता जब तक कि उस मुल्क में रहने बसने वाले हर शहरी को इस बात का एहसास न हो जाए कि वो भी इस मुल्क के तरक्की का हिस्सा हो। और आज अगर हम सरकारी मुलाजिमत पर रोशनी डालते हैं तो सबसे कम तनासुब अगर किसी का है तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों का परसेंटेज सरकारी मुलाजिमत में सबसे कम है। तालीम में अगर देखें तो सबसे पीछे अगर कोई है तो वो फिर अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं जो तालीम में सबसे पीछे हैं। अगर बुनियादी सहूलतों में देखते हैं मुस्लिम बस्तियों में तो वहां पर भी हमको कोई मदरसे नजर नहीं आते, कोई स्कूल नजर नहीं आते, कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आते। तो आखिर ये कैफियत क्यों है? और ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को उठाकर देख लीजिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में स्कूल और हॉस्पिटल से ज्यादा अगर कुछ है तो वहां पर पुलिस स्टेशन है। तो हमको पुलिस स्टेशन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि मुस्लिम बस्तियों में स्कूल हो, कॉलेजेस हो और वहां पर बुनियादी सहूलतें हो, उसके साथ साथ बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने हो। लेकिन आज ये चीज नहीं है। तो क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है कि हर किसी ने हमको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, हमारे वोटों को हासिल किया और उन वोटों के जरिए इख्तियार के कुर्सियों पर बैठे, लेकिन हमारे मसाइल को हल नहीं किया। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते रहे, बातें करते रहे। और आप उठाकर देखिए महमूदुर रहमान कमेटी के रिपोर्ट को कि महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि कितने परसेंटेज है, लेस देन 3% है मुसलमानों का हिस्सा सरकारी मुलाजिमत में महाराष्ट्र में। अगर महमूदुर रहमान की कमेटी को और आगे देखें तो आपको मिलेगा कि 100 ग्रेजुएट्स, जो 100 ग्रेजुएट्स निकलते हैं महाराष्ट्र से, उनमें मुसलमानों का परसेंटेज सिर्फ 2.4% है।
लड़कियों का अगर ग्रेजुएशन का परसेंटेज देखते हैं तो सिर्फ 1.4 लड़कियां ग्रेजुएट बनती हैं। और अगर हम आबादी को देखते हैं तो 12% माइनॉरिटी वो मुसलमानों की आबादी है महाराष्ट्र में। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आबादी शहरों में 12% है, लेकिन महाराष्ट्र की जेलों में 30% आबादी मुस्लिम अंडर ट्रायल बच्चों की है। तो ये नाइंसाफी नहीं है तो फिर क्या है? आप बताइए। न सिर्फ ये बल्कि 10 बरस एनसीपी और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पूरे महाराष्ट्र में 224 कस्टोडियल डेथ्स हुई है और इसमें मेजॉरिटी मुस्लिम बच्चों की थी। तो आप बताएं कि यहां के जो सेक्युलर लीडर्स हैं कांग्रेस के, एनसीपी के, क्या इन्होंने क्या आपको अपना हक दिया? क्या आपके साथ इंसाफ किया? क्या आपको नौकरियां दी? क्या आपके बच्चों को पढ़ने के लिए क्या स्कूल दिए? क्या बीमारों के इलाज के लिए क्या दवाखाने दिए? अरे कुछ नहीं दिया। अब आप बताइए कि हम जब बाहर रहते हैं तो हमारी जान और माल, हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं होती, और जब जेल में जाते हैं तो वहां पर भी हमारी जानें महफूज नहीं है। अगर आप 2000 से लेकर आज तक अगर पूरे आदाद-ओ-शुमार को देखेंगे, 2000 से लेकर कांग्रेस की हुकूमत 2014 तक थी। अगर हम सिर्फ इतने छोटे से पीरियड को अगर ले लें 14 बरस, तो आपको सुन के हैरत होगी कि महाराष्ट्र में 1000 से जायद फिसादात हुई हैं। 1000 से जायद, मोर देन 1000 कम्युनल राइट्स हुए महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के दौर में। आज हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव के 5 साला दौर में 500 चिल्लर फिसाद हुए, तो कांग्रेस एनसीपी के दौर में 1000 से ज्यादा फिसादात हुए। और फिर न सिर्फ ये, बल्कि हम इस बात पर भी गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं और शिकायत है, शिकवा है हमारे वजीर आजम से, नरेंद्र मोदी से, कि वही शख्स 2002 में गुजरात का चीफ मिनिस्टर था जब गुजरात चल रहा था, इस्मत लुट रही थी। तो एक फिसाद के लिए इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, इतनी शिकायत। तो सवाल यह है कि 1000 फिसादात जो कांग्रेस एनसीपी के दौर में हुई हैं 2000 से लेकर 2014 तक, तो क्या हम उस पर भी शिकवा न करें? क्या हम उस पर भी शिकायत न करें? क्या उस पर भी इंसाफ न मांगे? अरे ये तो छोड़िए, आज अगर कोई अक़लियतों को अगर बजट देना नहीं चाहता, फंड देना नहीं चाहता, उनको स्कूल देना नहीं चाहता, अगर उनके लिए कुछ करना नहीं चाहता, तो ठीक है, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे असलाफ ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, तालीमी तरक्की के लिए, माशी तरक्की के लिए, रोजगार के लिए, यतीम बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए कई जमीनात वक्फ कर गए थे। वक्फ करे अल्लाह के नाम पर और एक मंशे के तहत वक्फ करे कि ये जमीन मैं वक्फ करता हूं, इस जमीन से जो भी पैसा आएगा बच्चों की तालीम पे खर्च हो। ये जमीन वक्फ करता हूं अल्लाह के नाम पे, इससे जो भी पैसा आएगा बच्चों की बीमारी या इलाज के लिए। ये जमीन वक्फ करता हूं यतीमों की मदद के लिए। ये जमीन वक्फ करता हूं बेवाओं की मदद के लिए। ये जमीन वक्फ करता हूं बीमारों के इलाज के लिए। कई जमीनात हैं पूरे महाराष्ट्र में। 95,000
95,000 एकड़ जमीन है जो वक्फ की गई थी। किसके लिए? मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए, माशी पसमानदगी के लिए, कई मकासद के लिए। लेकिन आप बताइए, क्या उन मौकों पर जायदादों का सही इस्तेमाल हुआ? क्या कांग्रेस एनसीपी ने सही तरीके से उन जमीनात के जरिए मुसलमानों की मदद की? किसकी मदद हुई बताइए मुझे आप। इतनी बड़ी जमीन, मुंबई शहर में सबसे बड़ी जमीन कहूंगा, यूसुफ इस्माइल यूसुफ कॉलेज, कितना पुराना मसला है। क्या उस मसले को क्या कांग्रेस एनसीपी या सेक्युलर पार्टियां क्या हल नहीं कर सकती थी? क्या ये जमीन मुसलमानों के हवाले नहीं कर सकते थे? उनकी तालीम के लिए, उनके बच्चों को इल्म की रोशनी देने के लिए क्या वहां वो जमीन पर कोई इमारतें नहीं बना सकते थे? आप बताइए, क्या इन्होंने ऐसा किया? न सिर्फ ये, बल्कि इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई, अंबानी की रिहायश का, अंबानी का घर खड़ा हो गया। किसकी जमीन पर? अल्लाह की जमीन पर। और जो मुसलमानों ने रखा था जमीन मुसलमानों की फलाह के लिए, उनके बहबूद के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी रोजगार के लिए, आज वो जमीनात भी चली गई। तो आप बताइए कि कितनी जमीनात है। मेरे पास बड़ी फेहरिस्त है कि जाते जाते जिस तरीके से इलेक्शन के साल मुसलमानों को रिजर्वेशन का वादा किया, रिजर्वेशन ऐसे ही दे दिया जो कोर्ट में टिक नहीं सका। उस रिजर्वेशन के साथ 70 वक्फ प्रॉपर्टीज की एनओसी ये एनसीपी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दे दी ताकि 70 प्रॉपर्टीज को बेच दिया जाए। परेल में, साउथ मुंबई में, जोगेश्वरी में, अंधेरी में कई प्रॉपर्टीज थे, वक्फ प्रॉपर्टी, जिसका एनओसी देकर चले गए। तो आप बताइए कि आज हमारे आबा व अजदाद ने जो जमीनात वक्फ किए थे, वो जमीनात को भी ये बेच कर खा गए। और फिर उर्दू मदारस हैं पूरे महाराष्ट्र में, 4,900 उर्दू मदारस हैं। उन उर्दू मदारस में सिर्फ 300 उर्दू स्कूल में कंप्यूटर सेंटर्स हैं। 500 से ज्यादा स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 1500 स्कूल में उर्दू मीडियम के वहां पर फर्नीचर नहीं है। तो क्या इस वजह से आप लोगों ने कांग्रेस एनसीपी को वोट दिया? ये एक सवाल है जो मैं आपके जहन से करने आया। अरे हम वोट देते हैं तो क्या चाहते हैं? हम वोट देते हैं तो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली आए। अगर हमारी जिंदगी में ना आए तो हमारी किसी दूसरे भाई के जिंदगी में तब्दीली आए। कितने लोगों को मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप मिली बताइए? क्या नौजवानों को स्कॉलरशिप मिली? इस मजमे में खड़े इतने मजमे में लोग हैं, बताइए मुझे, क्या किसी को स्कॉलरशिप मिली? महाराष्ट्र में सबसे कम लेस देन 3% लोन दिया गया तो सिर्फ मुसलमानों को। हमारी आबादी 12%। क्या बैंक से हमको कर्ज नहीं मिल सकता? क्या बैंक से हमको मदद नहीं मिल सकती? क्या कोई है पूछने वाला? कोई नहीं। महाराष्ट्र में और मुंबई शहर में महमूद रहमान कमेटी को उठाकर देखिए, उसमें आया है कि करीब 50% से ज्यादा मुसलमानों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। आप बताइए, ना राशन कार्ड है, ना बैंक का कर्जा है, ना स्कूल है, ना दवाखाने हैं, ना औकाफ की जायदादें हैं। तो फिर आखिर सवाल यह है कि वोट लिए तो क्यों लिए? 15 बरस में कौन सा बड़ा काम किया है कांग्रेस एनसीपी वालों ने मुसलमानों के लिए?
बता दे मुझे, और अगर तैयार है तो मैं कहूंगा आरिफ नसीम खान या फिर अमीन पटेल या फिर जितने भी मुस्लिम एमएलए हैं जो पहले भी थे और साबिका भी है, नवाब मलिक हो, कोई भी हो, आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पर। मैं भी आ जाता हूं, आप भी आ जाओ, चलो आप पर हम मुकाबला कर लेते हैं, बता दो क्या किया। आज ये लोग कुछ नहीं करे, नहीं करने का नतीजा है कि मुझे आने पर जगह मिली। अगर ये काम करे होते और आपकी खिदमत करे होते, आपके मसाइल हल करे होते, तो मुझे ना यहां खड़े रहने को जगह मिलती, ना मुझे बोलने के लिए ये प्लेटफॉर्म मिलता, ना मुझे सुनने के लिए इतना बड़ा मजमा यहां जमा होता। इनकी नाकामी वजह है मेरी मौजूदगी, इनकी नाइंसाफी वजह है मेरी यहां मौजूदगी और खड़े रहकर अपनी आवाज को आपके सामने लाना। हम हमारे लिए क्या काम कम है? अरे आज आप बोलेंगे कि अकबर साहब आप तो तनकीद कर रहे हैं कांग्रेस एनसीपी पर, अरे आप बताओ कि आपने क्या किया। आएगा जहन में, आप भी बोलेंगे कि आप तनकीद तो कर रहे हैं, अरे आप ये भी तो बताओ कि आपने क्या किया। अरे हमने क्या किया? 55 बरस से हम आंध्र प्रदेश की असेंबली में नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। तेलंगाना बना तो उस असेंबली में भी है। हिंदुस्तान में सबसे पहली रियासत जहां पर हमारे मुतालबे पर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बना तो वो आंध्र प्रदेश की रियासत थी। सबसे पहले माइनॉरिटी कमीशन बना तो हमारी रियासत में बना। सबसे पहले माइनॉरिटी एलोकेशन हुआ बजट में तो हमारी रियासत। आज 15 बरस कांग्रेस थी, महाराष्ट्र में एनसीपी थी और आंध्रा में भी 10 बरस कांग्रेस थी, और वहां पर मुसलमानों को रिजर्वेशन है, यहां पर रिजर्वेशन नहीं है। तो सवाल यह है कि जब आंध्रा में रिजर्वेशन दिया गया उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत, राजस्थान में कांग्रेस की, आसाम में कांग्रेस की, दिल्ली में कांग्रेस की थी, तो फिर ना महाराष्ट्र में दिए, ना दिल्ली में दिए, ना राजस्थान में दिए, ना आसाम में दिए, ना कहीं और दिए, सिर्फ हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन क्यों मिला मुसलमानों को? इस वजह से मिला कि वहां इत्तेहाद था और वहां पे मजलिस थी और हम जैसी क़यादत थी। काश कांग्रेस और एनसीपी के मुसलमानों में भी वो गैरत होती, वो ईमानी हरारत होती, वो जज्बा होता, वो जुनून होता, वो कैफियत होती जो कैफियत हम में है, तो शायद महाराष्ट्र में भी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल गया होगा। आज महाराष्ट्र में रिजर्वेशन नहीं मिला, इसके जिम्मेदार कौन? यही कांग्रेस एनसीपी के लोग। हमारे पास रिजर्वेशन है, तालीम में है, रोजगार में। यहां 12% है, 1,30,00,000 की आबादी है, अक़लियतों की, मुसलमानों की। सारे माइनॉरिटीज को ले लें, सारे माइनॉरिटीज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, पूरे माइनॉरिटीज को ले लें तो महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज की तादाद 3 करोड़। मैं जिस रियासत तेलंगाना से आया हूं, माइनॉरिटीज, पूरे माइनॉरिटीज मिलाकर 70 लाख है। मुस्लिम माइनॉरिटीज लेस देन 50 लाख है, 47 लाख है। लेकिन आपको बताऊं कि मैं जहां से आया हूं वहां माइनॉरिटीज का बजट 1,230 करोड़ रुपया है। और आपकी रियासत में एनसीपी कांग्रेस ने कितना दिया? इलेक्शन ईयर 2014 में
280 करोड़ थे बजट और 2013 में कितना था 170 करोड़। आप बताइए क्या इसके लिए आपने वोट दिया? आज मेरे स्टेट से जहां से मैं आया हूं, जिस स्टेट में मैं एमएलए हूं, वहां का मुसलमान बच्चा मेरिट में आ जाए, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, तो वो एमबीबीएस हो, पीई हो, एमबीए हो, एमसीए हो, एलएलबी हो, बीआर हो, फार्मेसी हो, फिजियोथेरेपी हो, नर्सिंग हो, फार्मा डी हो, कोई भी कोर्स हो, सर्टिफिकेट ले जाता है, कॉलेज में जाकर आप मिल जाता है, फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी फीस हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है। सालाना 480 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप दी जाती है मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को। क्या ऐसा कुछ कांग्रेस एनसीपी ने दिया है आपको? नहीं दिया। अरे ये छोड़िए, आपको सुनकर हैरत होगी और मसरत भी होगी कि आज से 15 दिन पहले हमारी असेंबली का सेशन था। उस असेंबली के सेशन में मैं बहुत गड़बड़ करता रहा, मेरे पार्टी के एमएलए असेंबली चलने नहीं दिए। हमारा मुतालबा क्या था? हमारा मुतालबा था कि जब सारी रिपोर्ट्स ने कहा, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमेटी, हर रिपोर्ट ने कहा कि एससी एसटी से भी पीछे अगर है तो मुसलमान है, तो हमारा मुतालबा असेंबली में था कि जो जो सहूलतें, जो जो मराहत, जो जो बेनिफिट्स एससी एसटी को दिए जाते हैं, वो सारे के सारे सहूलतें और मुस्लिम शुड बी ट्रीटेड ऑन पार विद एससी एंड एसटी। हुकूमत पहले तो नहीं बोली, लेकिन हमारे मुतालबे के बाद में गड़बड़ हुई तो जियो निकाला गया कि स्टेट ऑफ तेलंगाना में जितने मुसलमान हैं उनको एससी और एसटी के बराबर का हक दिया जाएगा। जो एससी को है वो मुसलमान को मिलेगा, जो एसटी को है वो मुसलमान को मिलेगा। एससी एसटी के पासिंग मार्क्स कम होते हैं, मालूम आपको? एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट एससी एसटी के लिए डबल होता है। एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट सरकारी मुलाजिमत हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए 3 मरतबा लिख सकता है इम्तिहान, एससी एसटी 5 मरतबा लिख सकता है। उसकी एज 30 है एग्जामिनेशन लिखने की, एससी एसटी 40 इयर्स तक सरकारी मुलाजिमत के लिए इम्तिहान लिख सकता है। पासिंग मार्क्स एससी एसटी के लिए 30 होते हैं तो जनरल के लिए 50 होते हैं। लेकिन आज मैं जिस स्टेट से आया हूं वहां पे एससी एसटी के साथ मुसलमान का भी पासिंग मार्क्स 30 है, 40 बरस तक इम्तिहान लिख सकता है। क्या ऐसा कुछ हुआ? क्या ऐसा कुछ कांग्रेस एनसीपी वालों ने दिया? यही है, मैं बताना चाहता हूं, आपसे कहना यही चाहता हूं कि जब तक हमारी अपनी आवाज नहीं होगी, हमारी अपनी जमात से हमारी अपनी वाबस्तगी नहीं होगी और हमारे अपने कायदीन व रहनुमा नहीं होंगे, तो जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। आप बताइए, आपके साथ कांग्रेस का, एनसीपी का ये सुलूक, लेकिन हमारे पास एक अलग सुलूक तो क्यों? इस वजह से कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बड़ों बड़ों को झुकाना जानती है, अपने मुतालबे को मनवाना जानती है और हक को हासिल करना जानती है। इस वजह से आज रियासत तेलंगाना सबसे आगे, हमारे स्टेट में करीब 200 स्कूल, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स खुल रहे हैं, जिसके लिए 1500 करोड़ अलग एलोकेट किए गए सिर्फ मुस्लिम रेजिडेंशियल स्कूल, और वो आगे बढ़कर 2500 हो जाए। ये बजट से हटकर है,
2500 वो और 1000 ये ले लें तो 4000 करोड़ का बजट है 40 लाख मुसलमानों के लिए, जिस स्टेट से, जिस रियासत से मैं आया। ये हमारा काम, ये हमने काम। अगर हमने गवर्नमेंट लेवल पे ये काम किया तो 375 एकड़ जमीन हाईटेक सिटी हैदराबाद में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जहां पर, वहां पे मुकदमा लड़कर सुप्रीम कोर्ट में गया है मुकदमा। अब हुकूमत कॉम्प्रोमाइज पर आई है और हुकूमत ने कहा कि अकबर साहब जितनी अनअलॉटेड जमीन है वो पहले हम आपको दे देते हैं। आपको मतलब मुझको नहीं, वक्फ बोर्ड को देने का वादा करें। 375 एकड़, और वो 375 एकड़ में 1 एकड़ की कीमत कितनी है आपको मालूम? सुन के हैरत होगी आपको। 1 एकड़ की कीमत 25 करोड़ रुपया है, 25 करोड़ है 1 एकड़ की जमीन की कीमत। 375 एकड़ जमीन वापिस दे रही है गवर्नमेंट। 50 एकड़ जमीन हैदराबाद के पुराने शहर के मुसलमानों के मैयतों के तदफीन के लिए, मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए हमने शहर में हासिल किया। क्या आपके पास है यतीम खाना अनीसुल गुरबा के नाम से 50 करोड़ की बड़ी इमारत बन रही है, जहां पे गरीब गुरबा और यतीम बच्चों के रिहायश का इंतजाम है, खयाम का इंतजाम है, ताम का खाने का इंतजाम है, उनके लिए हॉस्टल है, उनके लिए स्कूल है, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। वहां पर 50 करोड़ से बन रही है इमारत। कौन बना रहे हैं? मैं नहीं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। क्या ऐसा कुछ हुआ आपके पास? क्या एनसीपी कांग्रेस ने दिया? फिर और एक स्कूल आ रहा, एक कॉलेज कैंपस आ रहा है मेरे एरिया में, 50 करोड़ का कैंपस आ रहा मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, डिग्री, जूनियर और स्कूल सब उसमें है, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। क्या ऐसा कुछ आपके पास हो रहा है? आप बताइए कि आज अगर हमने हुकूमत के जरिए ये काम करवाया, आप मानते हैं ना कि मुल्क में फिरका परस्ती बहुत उरूज पर है, मुसलमान को शक की नजर से देखा जा रहा है, मुसलमान कहने से डर रहा है कई जगहों, हर जगह पे, बहुत से गांव में, खलियां में, कस्बात में, जहां 1-2 घर मुसलमान खौफ में। तो ऐसे हालात में आपको एक और बात बताऊं कि हमारे शहर हैदराबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हब है, हाईटेक सिटी है, वहां पर मजलिस की नुमाइंदगी और मेरे मुतालिबे के बाद वो हाईटेक सिटी में एक वर्ल्ड क्लास इस्लामिक सेंटर बन रहा है 70 करोड़ की लागत से। इस दौर में हिंदुस्तान में इस्लामिक सेंटर, क्या यकीन कर सकते हैं आप? लोग बोलेंगे अरे ये कैसा काम है? अरे हम ये काम करा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, कोई भी तेलंगाना की चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी हो या आंध्रा की चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी हो, कांग्रेस हो, तेलुगु देशम हो या कोई भी पार्टी हो, मजलिस के इजाजत के बगैर नहीं बैठ सकती, उनको मालूम है। इसलिए हमसे कोई खसना नहीं चाहता, हमसे कोई लड़ना नहीं चाहता। बीजेपी वाले हमारी असेंबली में बोलते हैं कि इस रियासत का चीफ मिनिस्टर अकबर ओवैसी दिखता है, जो अकबर ओवैसी बोलता है चीफ मिनिस्टर साहब सुनते हैं, जो वो बोलते हैं मिनिस्टर हाँ बोलते हैं। अरे क्यों हाँ बोलते हैं? अरे ये अकबर ओवैसी की ताकत नहीं है, ये ताकत है तो मेरे भाइयों की ताकत है, मेरी बहनों की ताकत है, हमारे इत्तेहाद की ताकत है। फर्ज वाहिद में कोई ताकत नहीं।
ताकत होती है तो आपके इत्तेहाद की ताकत होती है, और आपके इत्तेहाद की ताकत हमारे लिए भी ताकत बनती है, हमको बेबाक बनाती है। आपका इत्तेहाद हमको निडर बनाता है, आपका इत्तेहाद हमको बेखौफ बनाता है, आपका इत्तेहाद हमको मर्द मुजाहिद बनाता है, आपका इत्तेहाद हमको जामे शहादत नौज फरमाने की ताकत को पैदा कर देता है। यही इत्तेहाद, इसी इत्तेहाद की पुकार लेकर आए। अगर हमने हुकूमतों से ये काम करवाया तो हमने अपने तौर पे क्या काम किया? अरे आइए, मैं दावत देता हूं आप लोगों को, हमारे भी मेहमान बनिए हैदराबाद के। आओ हैदराबाद, हमारी आंखों से देखो, हमारा हाथ पकड़ कर देखो, तो तुमको एहसास होगा कि हाँ, यहां पे हमारी इज्जत है, हमारा मुकाम है, और हाँ, यहां पे हमारे इशारों से हुकूमत होती है। आइए, मैं दावत देता हूं, सबसे पहले कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी के लोगों को दावत देता हूं कि आओ आओ, सबसे पहले हमारे दफ्तर को देखो। 10 एकड़ पर है हमारा दफ्तर। हम गरीब हैं, हम उजड़े हुए हैं, हम लुटे हुए हैं, हम तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, लेकिन हमारी दफ्तर को देखने के बाद ये इंसान गवाही देगा कि हाँ, ये हकीकी तौर पे ताजमहल बनाने वाले, कुतुब मीनार, लाल किला बनाने वालों के वारिसैन है, जानशीन है। ऐसा दफ्तर है हमारा। 12 एकड़ का वसी मैदान, किसी हिंदुस्तान के सियासी जमात का इतना बड़ा दफ्तर नहीं है जो हमारा दफ्तर है। लेकिन हमारे दफ्तर में एक कोने में हमारे पार्टी का दफ्तर है। छोटे से 5% जो है दफ्तर, उसके हिस्से में पार्टी ऑफिस है, और अतराफ में इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA कॉलेज है, MCA कॉलेज है, हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर है, बी फार्मेसी का कॉलेज है, फार्मा डी का कॉलेज है, M.Pharm का कॉलेज है, ME का कॉलेज है। बड़ी बड़ी इमारतें। और ये कॉलेजेस किसके हैं? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के। ये कैंपस से निकलिए और एक कैंपस चलिए। हम अपने तौर से हमारा मेडिकल कॉलेज बना। महाराष्ट्र में मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक है, थोड़े दिन पहले खुला, वो भी औरंगाबाद में शुरू हुआ। उससे हटकर कोई है? हमारे पास हमारा मेडिकल कॉलेज है। हमारे मेडिकल कॉलेज में 150 मेडिकल ग्रेजुएट्स की दाखिले की इजाजत है, तो 164 पोस्ट ग्रेजुएट के सीट है। तो हमारे पास 10 सुपर स्पेशलिटी के भी कोर्स, 2000 बिस्तर का दवाखाना, एक फ्लोर 1 लाख स्क्वायर फीट का है। एक नहीं, 2 दवाखाने हैं, 2 हॉस्पिटल है हमारे, एक असरा हॉस्पिटल, एक ओवैसी हॉस्पिटल। कार्डियोलॉजी है हमारे पास, गैस्ट्रेंटोलॉजी है, यूरोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी है हमारे पास, पीडियाट्रिक है, रेडियोलॉजी है। ये सारी की सारी सीटें हैं, ये कॉलेज है। तो उसके बाद हमारे दवाखाने में कितने में देखते हैं, एक गरीब 20 रुपये का एक कार्ड बना ले तो वो कार्ड ले आकर 3 महीने तक 300 डॉक्टर्स को बता सकता है गरीब। क्या ऐसा कुछ काम आपके पास हुआ? अरे आप बताइए कि इतने बड़े शहर में ऐसा काम नहीं और हमारे पास ऐसा काम नहीं। हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करते बल्कि अमली तौर पे काम करते। मैं 20 बरस से MLA हूं। मेरे हलके में जब मैं पहली मर्तबा
इलेक्शन लड़ने को आया था तो मेरी उम्र 25 बरस थी और जिसके खिलाफ मैं था वो 25 बरस से मुसलसिल एमएलए थे, उनके खिलाफ मेरा मुकाबला था। तो लोग बोले कि ये छोटा बच्चा कैसा जीतेगा, मगर मैं वहां इलेक्शन में गया था तो सिर्फ यही वादा किया था कि मैं एमएलए बनने नहीं आया हूं, मैं आया हूं तो गरीब मुसलमान के घर में इल्म की रोशनी को पैदा करने आया, मासूम बच्चों के हाथ में कलम थमाने आया हूं, मासूम बच्चों के खानों पर गुर्बत का नहीं इल्म के बोझ के बस्ते को पहनाने आया हूं। और यही वादा था। आज मेरे हलके में 10,000 गरीब बच्चे जिनके घरों में 3 वक्त का खाना नहीं मुहैया है, जिनके पास सिर्फ 1 वक्त का चूल्हा जलता है, पहनने को कपड़े नहीं है, भूख है, प्यास है, लाचारगी है, वैसे 10,000 बच्चे मुफ्त तालीम, मुफ्त किताबें, मुफ्त ड्रेस, हर एक चीज फ्री है। 10,000 बच्चे, 6 स्कूल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जहां पे फ्री तालीम का इंतजाम। क्या ऐसा काम किसी ने किया? आप दवाखाने को जाते होंगे, एमआरआई कितने में होता है? 7,000 8,000 में। हमारे पास 3,000 में एमआरआई। डायलिसिस के पेशेंट से बहुत डायलिसिस होता है, हमारे पास कितने में? 500 रुपीज में डायलिसिस होता है। फिर हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी 800 रुपीज में, सिजेरियन 1200 रुपये में, दवाओं का भी पैकेज अगर ला लिए तो 5,000 में सिजेरियन, सीटी स्कैन 500 रुपीज में, ओपन हार्ट सर्जरी 60,000 में, ब्रेन सर्जरी 65,000 में, एंजियोग्राम 5,000 में, स्टंट के साथ एंजियोप्लास्टी 25,000 में। क्या ऐसा काम कुछ हो रहा है यहां पर? हम ये काम करें, ये काम है हमारा। अरे हम सिर्फ जज्बाती तकारीर नहीं करते मेरे भाई, और आज यहां आए हैं तो हम कोई एक नया फॉर्मूला लेकर नहीं आए हैं, कोई नए वादे लेकर नहीं आए हैं। हम हमारी कामयाबी की असबाब जो हैं, कामयाबी के जो वजूहात हैं, और हमारी हैदराबाद की कामयाबियों को हम मुंबई शहर व महाराष्ट्र रियासत में भी लेकर आए हैं, नया काम करने नहीं आए। और यही काम करने के लिए नांदेड़ में हम जीते तो 5 प्राइमरी स्कूल नांदेड़ में हमारे चल रहे हैं। 1.5 एकड़ जमीन मैंने खरीदी है नांदेड़ में, जहां पे स्कूल, हेल्थ सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर बनेगा इंशाअल्लाह 2 से 3 बरस में। नांदेड़ के बाद 3 एकड़ जमीन मैंने खरीदी है अपने जेब से मालेगांव में। इंशाअल्लाह ताला मालेगांव में भी हम एक स्कूल बनाएंगे, एक हेल्थ सेंटर बनाएंगे, और वहां पर भी एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर हम कायम करेंगे जहां खवातीन को ट्रेनिंग दी जाएगी। और आपको ये भी बताऊं कि भिवंडी में भी मैंने जमीन खरीदी है, करीब 4.5 या 2.5 करोड़ की जमीन खरीदी है। वहां पर भी एक स्कूल, एक हेल्थ सेंटर बनाने का इरादा है, अल्लाह ने चाहा तो वहां पर भी बनेगा। अरे आज हम ये काम कर रहे हैं, हम सिर्फ जज्बाती तकारीर नहीं करते मेरे भाई। आज लोग बोलेंगे, बिलखुसूस नौजवान बोलेंगे, अरे हम अकबर भाई की तो ऐसी तकरीर सुनने आए थे, ये वैसी तकरीर तो कर ही नहीं रहे हैं, आज एक अजीब तकरीर कर रहे हैं कहें। अरे मेरे भाई याद रखो, कौम को बेदार करने के लिए जज्बात की जरूरत होती है, लेकिन जो कौम
बेदार हो जाती है, उस कौम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए जोश की नहीं होश की जरूरत होती है। जब हम महसूस करेंगे कि हमारी कौम को जोश की जरूरत है, तो जरूर हम इनके दिल दिमाग में जोश को भी भर देंगे, लेकिन जब होश की जरूरत है तो होशमंदी के साथ इनको आगे बढ़ाकर भी ले जाएंगे। आज आप के जहन को, दिमाग को इस बात पे गौर करने की, मजबूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि मजलिस क्या है, दूसरे क्या। अरे हम आज अगर ठहर कर दूसरों पे तनकीद करते हैं तो सिर्फ तनकीद नहीं करते, उस तनकीद के साथ हम अपने कारनामों को भी बताते, काम को भी बताते। मालेगांव में बम धमाके हुए, अजमेर में बम धमाका हुआ, हैदराबाद मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ, मालेगांव में बच्चे पकड़े गए, मक्का मस्जिद हैदराबाद की मस्जिद के धमाकों में मुस्लिम बच्चे पकड़े गए, अजमेर के धमाकों में भी पकड़े गए। मालेगांव में जिनको पकड़े थे वो बेकसूर साबित हुए ना। मक्का मस्जिद में भी जो पकड़े गए बच्चे बेकसूर साबित हुए। असेंबली का सेशन था, असेंबली को चलने नहीं दिया मैं और मेरे अरकान असेंबली। हमारा मुतालबा था कि ये बेकसूर थे तो इतने दिन जेल में क्यों डाले, इनको इतनी बेदर्दी से मारा गया, पीटा गया। इतना एहतजाज किया मैंने असेंबली में कि हमारी रियासत जो आंध्र प्रदेश थी तब, उस रियासत के चीफ मिनिस्टर असेंबली में उठकर कहा, अकबर भाई एक मिनट, आप अपनी सीट पे जाइए, गड़बड़ खत्म करिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपनी सीट पर गया तो वक्त का चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं इस रियासत का चीफ मिनिस्टर, रियासत की तरफ से, आंध्रा की पुलिस की तरफ से जो बेकसूर बच्चे गिरफ्तार हुए उनसे, उनके अफराद खानदान से और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से माफी मांगता हूं, माफी चाहता हूं। क्या कोई वक्त का चीफ मिनिस्टर किसी नाइंसाफी पे माफी मांगा? अरे वो हमारी ताकत है कि हम वक्त के चीफ मिनिस्टरों को भी झुकने पर मजबूर कर देते हैं। और वो ताकत हमारी नहीं है, वो ताकत इत्तेहाद की ताकत, एतमाद की ताकत है, वो वाबस्तगी जो आवाम की हमसे है उसकी ताकत। फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा, अकबर भाई बस हो गया, माफी मांग लिया। मैंने कहा नहीं बस हुआ, 5 वर्ष इनकी जिंदगी खराब हो गई, कोई इनको नौकरी नहीं देगा, कोई कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इन पे ठप्पा लग गया। तो बोले क्या चाहते हैं अकबर साहब? मैंने कहा इन सारे बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना कि इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में नहीं है। उसने कहा अकबर साहब चलिए ये सर्टिफिकेट भी हम दे रहे हैं, क्या बस है? मैंने कहा नहीं, ये भी बस नहीं, इनकी जिंदगी खराब हो गई। अब आप गवर्नमेंट की तरफ से एक एक बच्चे को 10-10 लाख रुपया दीजिए ताकि ये अपनी दुकान, अपने कारोबार का आगाज कर सके। 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया हमारी गवर्नमेंट ने दी, इन बच्चों को काम कारोबार शुरू कर। क्या ऐसा कुछ मालेगांव वालों के साथ हुआ? अरे नहीं हुआ। और आज अगर आप अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करेंगे, मजलिस को ताकतवर बनाएंगे और मुझ जैसे गुनहगार कमजोर अकबर ओवैसी को ताकत बख्शेंगे अपने इत्तेहाद की, तो खुदा की कसम महाराष्ट्र में कांग्रेस ही नहीं, गांधी ही नहीं, पवार ही नहीं, ये ठाकरे फाकरे भी आपके सामने झुकने के मजबूर हो जाएंगे। झुकाना इनको,
तो मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। अगर ताकत होगी तो दुनिया झुकती है, और जिसके पास ताकत नहीं दुनिया उसको झुकाती है, और दुनिया उसी को डराती है जो दुनिया से डरता है। दुनिया उससे डरती है जो दुनिया को डराने का हुनर जानता है। आज मंडला क्या है? अरे एक ताकत है। आज हम इलेक्शन जीतने नहीं आए मेरे भाई। इलेक्शन हारेंगे जीतेंगे ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी अगर आपके दरमियान में आया है तो इंतखाबी कामयाबी से बढ़कर वो आपके दिलों को जीतने आया है, आपके दिलों को फतेह करने आया है। हम हारे या जीते, हम आपके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा खिताब कामयाब हुआ और ये जलसा कामयाब हुआ। जलसों की कामयाबी बहुत लोग समझते हैं कि जितने जलसे में लोग हैं उतना जलसा कामयाब हुआ, लेकिन अकबर ओवैसी आवाम की तादाद से जलसे की कामयाबी को नहीं देखता, बल्कि मुखर्रिर का पैगाम आवाम के दिल को छू ले तो वो जलसा कामयाब है। अगर मेरे अल्फाज आपके दिलों को छू रहे हैं, मेरी शिकायत, मेरा शिकवा अगर आपका दिल कहता है कि सही है, तो मैं समझूंगा कि मेरी तकरीर कामयाब हुई, ये जलसा कामयाब हुआ। आज आपको हमको समझना होगा कि मेरे इस तकरीर का और इस जलसे का अगर कोई पैगाम है तो सिर्फ दो पैगाम। हिंदुस्तान में हमारी बेबसी, हमारी लाचारी, हमारी नाइंसाफी, हमारी हक तलफी या हमारी नाकामी या हमारी पसमानदगी या हमारी पिछड़ापन अगर किसी चीज से दूर हो सकता है तो सबसे पहली चीज है तो वो इत्तेहाद है, तो दूसरी चीज अगर कुछ है तो वो इल्म है। जिस घर में इल्म की रोशनी होगी वो घर कभी रुसवा नहीं होगा, कभी नाकाम नहीं होगा, कभी पिछड़ा हुआ नहीं होगा। खुदा नौजवानों तालीम पर तवज्जो दो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के लिए दीवारे चीन को भी बांधना पड़े तो बांध कर जाओ। ये आपके और मेरे आका की हदीस है। इल्म हासिल करो। इल्म की रोशनी के जरिए हम अंधेरों को निकाल उजालों को ला सकते हैं, हम नाकामी को है कामयाबी को ला सकते हैं, नए अज़्म को ला सकते हैं, नए इरादों को ला सकते हैं। मुझे माफ करें, इस मजमे में कई लोग होंगे जो साहेब है, जिनके पास दौलत है और जिन पर ज़कात फर्ज है। अरे आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं। अगर मेरा भाई और हर मुसलमान बराबर से ज़कात निकाल ले तो खुदा की कसम किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हुकूमतें हमसे मांगने पे मजबूर हो जाएंगी। अरे आज मसाजिदें बन रही हैं, मेरा पैगाम है कि हर मस्जिद के बाजू एक स्कूल की बिल्डिंग बना दो। मस्जिद में मुसल्ली नमाज पढ़ेंगे तो उसके बाजू में स्कूल में गरीब बच्चा इल्म की दौलत से आरास्ता होगा। ये कौम के लिए बहुत बड़ा काम होगा। नारे तकबीर! नारे तकबीर! आज ये काम की जरूरत है। हुकूमतों से मांगने फरियाद करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम खुद
उठेंगे नहीं। और अल्लाह उस कौम की आदत को, फितरत को, उस कौम के मुस्तकबिल को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को, हालत को बदलने का जहन न बना ले। आपको जहन बनाना होगा कि हम अपनी कौम को बदलेंगे और हम अपने मुस्तकबिल को बदलेंगे। हम अंधेरों से निकलेंगे, उजालों में आएंगे। खुदा समझो मेरी इस बात को, इस मुल्क में कोई नहीं है हमारा, हर कोई हमारा इस्तेमाल करता है। अरे आप बताओ कि 70 वर्ष में 50,000 फिसादात में हम लुटे, कटे, चले, तबाह हुए, बर्बाद हुए, फिर भी हम उठना नहीं चाहते। तो आखिर कब उठेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आज नहीं उठेंगे तो फिर कब उठेंगे मेरे भाई? 50,000 फिसादात मिले, नहीं उठे। बाबरी मस्जिद की शहादत हो गई, हम नहीं उठे। सर और सीनों पे गोलियां चली, हम नहीं उठे। बच्चे ताड़ा में चले गए, हम नहीं उठे। हमारे नौजवान जेलों में चले गए, हम नहीं उठे। गुजरात जलने लगा, इशरत जहां मरने लगी, एहसान जाफरी का कत्ल हुआ, नरोड़ा पाटिया जलता रहा, हम नहीं उठे। तो आखिर कब उठेंगे? मुजफ्फरनगर जलता रहा, फिर भी हम नहीं उठे। तो कब उठेंगे, मैं पूछना चाहता हूं। आखिर कब? कौन सी तबाही वो और बर्बादी के इंतजार में हो? मेरे प्यारे भाइयों, खुदारा उठो, बेदार हो जाओ। अगर आज नहीं उठेंगे तो अल्लाह के सामने तुमको जवाब देना पड़ेगा। आने वाले नस्ल का मुस्तकबिल तुम्हारी गफलत की वजह से तारीकी में डूब जाएगा और अल्लाह तुमको कभी माफ नहीं करेगा। खुदारा उठो, खुदारा उठो। कोई ये ना समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी मजहब की सियासत कर रहा है या मजहब के नाम पे वोट मांग रहा है। हरगिज़ कतई नहीं, मैं मजहब की सियासत नहीं करता हूं, लेकिन मजहब के नाम पर 70 बरस से जो नाइंसाफी हुई, 70 बरस से मेरे आशियाने को लूटा है, मेरी इज्जतों को लूटा है, मेरे बस्तियों को जलाया है, मेरी माँ के कोख को वीरान किया, मेरी बहन की सुहाग को उजाड़ा है। इस नाइंसाफी पर आवाज उठाने के लिए आया। ये जो चाहे बोलते हैं और हम कुछ बोले तो बुरा दिखता है। आप बताइए, कहते हैं कि अकबर ओवैसी ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, ये बोलता है। असद साहब जामी जाते हैं, जो भी चैनल में इंटरव्यू होता है और बीच में अकबर ओवैसी का नाम दिया था। आपके भाई ऐसा क्यों बोले? आपके भाई ये क्यों बोले? अरे भाई का सवाल भाई से कर लो, उनसे क्यों? 70 बरस से हम सुनते रहे, तुम सुनाते रहे। थोड़ी देर हम क्या बोल लिए? इतनी तकलीफ, इतना वामेला, इतनी मुसीबत। मजलिस पे तनकीद करने वाला, संघ परिवार, बजरंग दल, आरएसएस, शिवसेना, वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। 2014 से पहले क्या बोले मिस्टर मोदी? काला धन, ब्लैक मनी, 15 लाख अकाउंट में, 1 करोड़ नौकरियां, सब क्या मिला? कुछ हुआ? नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि मुझे मालूम न मैं हमारे खातिलों को वोट दे सकता हूं, ना आप हमारे खातिलों को दे। ये सवाल उनसे है जिन्होंने इनको वोट दिया। मोदी को वोट दिए,
15 लाख आए अकाउंट में, देने वालों से सवाल है। मोदी को वोट दिए, क्या स्विस बैंक से पैसा आया? मोदी को वोट दिए, शौचालय बने? शौचालय भी नहीं बने। और आप बताइए, आज महिला खड़े होकर कहती है इन्होंने क्या किया? जब से इख्तियार में आए, घर वापसी, लव जिहाद, पीर बैन, फुला बैन, रामजादे फुलाजादे, मुसलमानों के रगों में राम का खून कहा। फिर आज मोहन भागवत ने क्या कहा? हर हिंदुस्तान में पैदा होने वाला शख्स हिंदू है, मुसलमान भी है तो वो भी हिंदू है। आप बताइए, राम मंदिर की बात, क्या ये मुल्क के साथ वफादारी है? मैं तो कहूंगा कि मुल्क के सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन है हमारे मुल्क में, मुल्क को जिनसे सबसे बड़ा खतरा है, तो वो कोई और नहीं, वो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये शिवसेना है। क्या करें? 2.5 बरस में पूरे हिंदुस्तान के हाथ में एक मर्तबा झाड़ू का कट्टा दिए स्वच्छ भारत के नाम, तो कभी पूरा हिंदुस्तान योगा कर रहा है। तो फिर उसके बाद क्या था? डिमोनेटाइजेशन, पूरा हिंदुस्तान खतर में खड़ा हुआ। वहां क्या अच्छे दिन आए, सबका साथ, सबका विकास। अरे किसका भी विकास नहीं हुआ, ये मुल्क का विनाश हो रहा है इनके हाथों में। ये विनाशकारी है। ये लोग मुल्क के चाहने वाले नहीं है, सिर्फ गंगा साफ कर रहे हैं, कभी मुल्क को साफ कर रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा, अगर अल्लाह गंगा को जबान देगा तो गंगा चीखेगी, पुकारेगी और कहेगी कि मेरी जितनी भी गंदगी है मुझे कबूल है, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी गंदगी को साफ करने से पहले हिंदुस्तान के लोगों, पहले संघ परिवार, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना जैसी गंदगी को साफ करो। ये सबसे बड़ी गंदगी। और आज मजलिस इनका मुकाबला कर रही है। ये नरेंद्र मोदी से समझते हैं कि वजीर आजम है, डरेंगे। अरे हम किसी के बाप से भी डरने वाले नहीं हैं। मरना तो है एक दिन, मरेंगे, मगर कभी झुकेंगे नहीं, क्योंकि ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। और ये लोग समझते हैं कि डरा देंगे, धमका देंगे। मैं मुंबई आया तो बोले जान से मार देंगे, अकबर ओवैसी तुझे उठा लेंगे। अरे चूड़ी का बच्चा है, उठा लेंगे। मरना है, जरूर मरेगा, लेकिन कसम खाता हूं अकेले नहीं मरूंगा, एक 8-10 को साथ ले जाऊंगा। आज डरा रहे, धमका रहे हमको। अरे आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अरे मुनज़्ज़म रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे तो इत्तेहाद के सामने बड़े बड़े तूफान भी खत्म हो जाएंगे। याद रखो, लोग कहते हैं कि मजलिस छोटी पार्टी है। हाँ, हम छोटे हैं, बड़े बड़े दरख्त, बड़ी बड़ी इमारतों की तरह जमाते बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, लेकिन याद रखो जब तूफान आता है ना, तो तूफान बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़े बड़े झाड़ों को, सबको बहा के ले चला जाता है। और जब तूफान खत्म होता है तो तूफान के पानी के नीचे एक छोटी सी हरियाली का पौधा नजर आता है आपको, जो बड़ा तूफान भी नहीं खत्म करता। वही हरियाली का पौधे का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो बड़े बड़े तूफानों के बाद भी लहराती हुई खड़े रहेगी। आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। अभी बहुत सी बातें इंशाअल्लाह बोलेंगे। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा चाय वाला है, उसके ऊपर भी बोलना है। कभी कड़क चाय, नरम चाय, गरम चाय कह रहा है।
आप बताइए। खैर, चाय पे चर्चा मजलिस की अभी बाकी है, 18 तक होगी। कल का जलसा है, कल का जलसा कहाँ है? शायद मजलिस का जलसा अखबार में आएगा इंशाअल्लाह। जहां पर भी है बाकी तकरीर वहां पे होगी इंशाअल्लाह। कल की तकरीर चाय वाले पे शुरू होगी, मोहन भागवत पे खत्म होगी। फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।